बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटी न्यूज़ प्रदेश में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद। हमारी खास पेशकश बजट से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। बजट कैबिनेट हमारा ये शो जहां हम बताएंगे कि आपको अलग अलग क्योंकि अब कुछ ही दिन बस बाकी हैं बजट में, हर सेक्टर की या फिर जो इंपॉर्टेंट और बड़े सेक्टर्स हैं उनकी किस तरह की एक्सपेक्टेशन है बजट से, कैसे ऐलान होने की उम्मीद है, किस तरह के अनाउंसमेंट्स पीछे के बजट्स में आए हैं और अब इस बार यानी इस साल के बजट में आप किस तरह की एक्सपेक्टेशन इन सेक्टर से रख सकते हैं। हमारे साथ पूरी रिसर्च टीम हमारी बनी हुई है। हमारे साथ हैं डिम्पी, हमारे साथ अभिषेक होंगे, शरद, मानसी और सौमीत होंगी अलग अलग सेक्टर्स पर बात करने के लिए। तो किन ऐलानों की घोषणा हो सकती है, कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पेंडेमिक से इस वक्त भारतीय इकोनॉमी उभर रही है, उसे रिवाइव करने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठा सकती है। हमारे खास शो, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं, डिम्पी हमारे साथ बने हुए हैं। डिम्पी, हाउसिंग सेक्टर से किस तरह की उम्मीद हो सकती है? हम जानते हैं कि एग्री स्पेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर जहां गवर्नमेंट से खासी एक्सपेक्टेशन होते हैं, और क्योंकि हम सुन भी रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, और हाउसिंग, रियल एस्टेट ये एक बड़ी सेक्टर है। सिर्फ हाउसिंग ही नहीं, पूरी एक सप्लाई चेन इससे अफेक्टेड और इम्पैक्टेड होती है। इस बार क्या क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हाउसिंग सेक्टर से? ये बात बिल्कुल ठीक है कि एग्री के बाद दूसरे सबसे बड़ा रोजगार देने वाला अगर कोई सेक्टर है तो वो है हाउसिंग सेक्टर। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि हाउसिंग से सिर्फ हाउसिंग तक ही सीमित नहीं है, 25 देश के ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं प्रियंका। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हाउसिंग सेक्टर में इकलौता ऐसा सेक्टर है जहां पे अगर आप एफडीआई देखें या फिर कैपिटल की बात बोले तो एक कैपिटल एक्सपेंशन का और कैपेक्स का भी सबसे बड़ा मॉडल होता है कि जब आप हाउसिंग के अंदर ही बात देखते हैं। खैर, मैं एक एक करके आपके सामने बात रखता हूं कि इस बार बजट से क्या उम्मीदें कर सकते हैं या हाउसिंग को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। ये बात सबको पता था कि हाउसिंग फॉर ऑल सरकार की योजना थी कि 2022 या 23 तक हम हाउसिंग फॉर ऑल सबके लिए कर देंगे। थोड़ी कठिनाई हुई, बीच में कोविड के केसेस आए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है इसके लिए कि हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए। इसलिए इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस हाउसिंग पे ही दिया जाएगा। एक एक करके मैं पॉइंट आपके सामने रखता हूं। सरकार पहले तो ब्याज पे जो छूट है उसको बढ़ा सकती है। अब जब आप होम लोन लेते हैं तो दो हिस्सों में अपनी किस्त को पूरा करते हैं, पहला प्रिंसिपल और दूसरा ब्याज। जो ब्याज देते हैं सरकार कहती है कि अब 2 लाख तक की हम आपको छूट देते हैं, इसको बढ़ाकर सरकार 3.5 लाख कर सकती है। वैसे देखा जाए तो 1.5 लाख बढ़ सकता है, लेकिन अगर वैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक करीब 50-60% से कहीं ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ब्याज से छूट एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा जो अगर आपको मिलता है तो हाउसिंग सेक्टर में, और खासकर हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां बहुत तेजी से इस पर रिएक्ट करेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको हम कहते हैं, अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 50,000 तक के निवेश पर सरकार आपको टैक्स छूट दे सकती है, जो आपके अंडर सेक्शन 80C से थोड़ा इतर होगा, जो आपको 1.5 लाख का ऑलरेडी दिया जाता है। तो सरकार रियल एस्टेट को, इंफ्रा को बूस्ट करने के लिए खासकर 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टैक्स छूट दे सकती है। ये ज्यादातर क्रेडाई और बड़ी बड़ी एजेंसीज ने भी इसके बारे में बात रखी है। तीसरा, सरकार की जैसे एक आपको मैंने मंशा बताई कि सरकार हाउसिंग फॉर ऑल रखना चाहती है, तो हाउसिंग फॉर ऑल का मतलब ये नहीं कि मकान बना के भी दिए जाएं। सरकार ये भी चाहती है जो रुके हुए मकान है उस पे भी बहुत तेजी से काम किया जाए और वो भी सब लोगों को दिए जाए। और रुके मकान को लेकर बिल्डर्स को सरकार राहत दे सकती है, विंडो खोल सकती है, टीजर लोन्स दे सकती है, किसी न किसी तरह से ऐसी हेल्प जरूर करेगी। और पिछले बजट में भी किया था, हालांकि पिछली बार का बजट का आवंटन और क्वांटम दोनों ही छोटा था, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ निजी बिल्डर्स को भी सरकार इन्वॉल्व कर दे। खासकर दिल्ली एनसीआर के कई प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रुके हुए हैं, उसमें लोगों को उनके घर मिल जाए। इससे सरकार का मंशा भी पूरी हो जाएगी, कैपेक्स भी चल जाएगा और लोगों को मकान भी मिल जाएंगे। आते एक और इंपॉर्टेंट थीम पे, वो है अफोर्डेबल हाउसिंग की। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार यहां पे एक अच्छी खासी परिभाषा चेंज कर सकती है। 2 हिस्सों में सरकार परिभाषा चेंज करती है। पहला, उसको पैसे के हिसाब से किस कैटेगरी में डाला जाए, और दूसरा, उसको स्क्वायर मीटर के हिसाब से किस कैटेगरी में डाला जाए। जैसे अगर आप मेट्रो शहरों में जाएंगे तो वहां पे अभी की जो सीमा है वो करीब
अब 60 स्क्वायर मीटर की है, तो सरकार इसको थोड़ा बढ़ा सकती है। नॉन मेट्रो में भी इसको थोड़ा बढ़ा सकती है। इसको हम अफोर्डेबल की कैटेगरी में लेके आएंगे ताकि इससे जुड़े हुए सारे बेनिफिट्स हम आप तक पहुंचा पाएं। एक और चीज जो सरकार कर सकती है, या इस बार बहुत जोर से इस पर बात उठ रही है, वो है कि जीएसटी पैनल को रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आप कुछ जीएसटी की रिलैक्सेशन दें ताकि उन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से पूरा किया जा सके और कैपेक्स को स्पीड से बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो सरकार कर सकती है वो होम लोन की जो आप मूल रकम, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, उसकी भी ब्याज को लेके कुछ राहत बढ़ा सकती है। लेकिन इसको लेके जो मत है मार्केट के अंदर, जो पोल कहता है वो 50-50 है। अगर सरकार ब्याज से राहत दे देगी तो मूल पे राहत नहीं देगी, तो हो सकता है दोनों में से कुछ एक करे। दूसरी बात, सरकार ये स्वायत्तता हमेशा राज्यों को दे के रखेगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप ड्यूटी फ्री कर सकते हो रियल एस्टेट को, प्रॉपर्टी को, जैसे महाराष्ट्र ने किया, तो ये राज्य चाहे तो कर सकेंगे। ये स्वायत्तता बनी रहेगी, इस पे किसी तरह का कोई कंट्रोल ना ही केंद्र की सरकार करना चाहती है ना ही करेगी। आगे, महंगाई के बढ़ने के बावजूद भी सरकार हो सकता है कि जो सस्ती ब्याज दरें हैं उसके ट्रेंड को बनाए रखे। ये बैंकर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका कासा बहुत है, उनको लोन बांटना है और सबसे ज्यादा खपत अगर होगी वो रियल एस्टेट के अंदर ही होगी। तो इसलिए मान के चला जाए कि ब्याज दरों में कुछ ज्यादा हेरफेर नहीं आएगा, सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो ये पूरा खाका मैंने आपके सामने खींच दिया जो कि रियल एस्टेट को लेकर इस बार सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है इस बार के बजट में। चलिए, देखना होगा कि रियल एस्टेट से, हाउसिंग से क्या कुछ निकल कर आता है। एक बार हेल्थ केयर इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर से किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए। मानसी हमारे साथ बने हुए। मानसी, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर नॉर्मली क्योंकि सिर्फ 2.5 से 3% ही हिस्सा जो एलोकेशन होता है हेल्थ केयर की तरफ होता है, लेकिन क्योंकि पिछले साल एक अलग सिचुएशन थी, कोरोना के चलते एक बड़ा बजट हेल्थ केयर के लिए रखा गया था। इस बार किस तरह की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए हेल्थ केयर सेक्टर के इस बार के बजट को लेकर काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, और उम्मीदें हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 2 साल से जिस तरह से हम कोरोना की सिचुएशन, पैंडेमिक सिचुएशन से जूझ रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस है भी। सरकार ने इस सेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ किया भी है, कई सारे नए आयाम भी हमने छुए हैं, लेकिन अब भी काफ़ी कुछ है जो कि सेक्टर सरकार से उम्मीदें लगाकर चल रहा है। बजट को लेकर अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री की हेल्थ केयर सेक्टर के लिए फंड बढ़ाने की मांग है। आपको बता दें, सेक्टर के लिए बजटीय आवंटन को वर्तमान जीडीपी के 1.8% से बढ़ाकर या तो 2.5 या 3% करने की मांग है। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि एक सबसे बड़ा पैरामीटर है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, उसे प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग नीति अगर तैयार हो जाएगी तो सेक्टर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता हुआ दिखेगा। ज़रूरी दवाइयों के टैक्सेस में रियायत अगर मिलती है तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी एक उम्मीद है जो कि लगाई जा रही है। प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनियों के लिए कारोबार आसान करने के लिए प्रोसेसेस को आसान करने पर फोकस किया जाना चाहिए। वहीं कोविड से निपटने के लिए एक एडिशनल इंफ्रा सेटअप करने की भी यहाँ पर बातचीत चलती हुई सेक्टर रिलेटेड ही देखने को मिल रही है। साथ ही बूस्टर शॉट और बच्चों के वैक्सीनेशन पर ध्यान बढ़ाना होगा। हमने वैक्सीनेशन को लेकर देखा ही है कितने ज़्यादा सजग हैं हम, और कितने जल्दी हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर अच्छे लेवल्स अचीव किए हैं। आगे भी ये लेवल्स अचीव होते हुए दिखे और इस पर कदम उठाए जाएं, यही सेक्टर की मांग है। टायर 2 और टायर 3 शहरों में मेडिकल इंफ्रा दुरुस्त करने पर फोकस होना चाहिए। वहीं कोरोना के अलावा अलग अलग बीमारियों को इंसेंटिव जो है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सॉल्यूशंस तक पहुंचाने के लिए काम किया जाना चाहिए, क्योंकि कोविड जैसे ही आ गया तो बाकी सारी बीमारियां जो हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कोविड पर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहा, सबसे ज़्यादा कंसर्न बनता हुआ दिखा, लेकिन अब यहाँ पर बाकी सारी बीमारियां जो हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए इनोवेटिव हेल्थ सॉल्यूशंस पर कुछ किया जाना चाहिए। सरकार को दवाइयों के लिए मौजूदा कस्टम ड्यूटी में छूट को जारी रखना चाहिए, ये भी एक उम्मीद है जो कि सेक्टर लगाकर चल रहा। फार्मा सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने और अतिरिक्त कदम यहाँ पर इसी बात पर, इसी मुद्दे पर उठाने चाहिए, ये सेक्टर की मांग है। तो हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जब भी हम बजट की बात करते हैं या बजट से जुड़े ऐलानों की बात करते हैं, और इसी के चलते तमाम चीज़ें हैं जो कि ये सेक्टर उम्मीद लगाकर चल रहा है सरकार से इस बार के बजट के लिए। ठीक है।
ऑलराइट मानसी, तो हेल्थ केयर सेक्टर से ये एक्सपेक्टेशन है। अब एक बार इंफ्रा से समझ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक बड़ा पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस होता है। सो अमित, यहाँ क्या क्या अनाउंसमेंट हो सकती हैं? अगर आप देखते हैं तो FY22 का जो बजटेड केपेक्स आउटले था गवर्नमेंट का, वो करीब 5.5 लाख करोड़ था, जो कि अराउंड 26% हायर था लास्ट ईयर से। बट इसके बावजूद अगर हम देखें तो मार्केट में जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो रिलेटिवली सॉफ्ट रहा है। सो जो मेजर एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट को मार्केट बजट से वो यही है कि ये साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले रहेगा वो पिछले साल से ऊपर रहे। अब अगर ब्रोकरेजेस का अनुमान है कि करीब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट है वो करीब 20 to 25% हायर हो सकता है लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा केपेक्स रिकवरी पे, क्योंकि उसी से इकोनॉमिक रिकवरी को एक मोमेंटम मिलता है, प्लस जॉब्स भी क्रिएट होते हैं मार्केट में। अभी अगर आप देखते हैं तो जो ओवरऑल केपेक्स आउटले है उसमें रोड्स एंड रेलवेज को ज़्यादा फोकस में रख सकती है गवर्नमेंट। रूरल इंफ्रा को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसकी तरफ ज़्यादा एलोकेशन हो सकता है, और NHAI जो है उसका भी एलोकेशन करीब 65 to 70,000 करोड़ रुपीज़ के होने की एक्सपेक्टेशन है। अगर आप देखेंगे तो FY22 में ये एलोकेट जो किया था NHAI को वो करीब 57,000 करोड़ रुपीज़ का एलोकेशन उस टाइम पे हुआ था। अब अगर आप इंडियन रेलवेज़ की तरफ देखते हैं तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग प्रोसेस को मजबूत करने के लिए करीब 20% से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा रेलवेज की तरफ वो हायर हो सकता है। इसके अलावा NIP के लिए गवर्नमेंट ने जो पहले टारगेट रखा था करीब 111 लाख करोड़ रुपीस का, उसका क्या करंट स्टेटस है, गवर्नमेंट आगे क्या स्टेप्स ले रही है इसके लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, और आगे कुछ सालों में कैसे इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट फेज अप करेगी, ये सब चीज़ों पर क्लैरिटी एक्सपेक्टेड है मार्केट को इस बजट से। अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रही है कि प्रोजेक्ट जैसे कि हाई स्पीड रेल, भारतमाला, सागरमाला, स्मार्ट सिटीज़ और इनलैंड वाटरवेज, इन सब के कंप्लीशन में तेज़ी लाने के लिए एक डेडिकेटेड फंड एलोकेट किया जा सकता है इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए। अब NHAI के एलोकेशन बढ़ाने से भारतमाला प्रोजेक्ट्स को भी इसका फ़ायदा हो सकता है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है मार्केट के। आखिर में ये सब सारे जो प्रोजेक्ट्स है इसको फंड करने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत होगी, तो जो लॉन्ग टर्म फंडिंग अवेलेबल करने के लिए क्या मेजर्स अनाउंस करती है गवर्नमेंट, ये जानना भी ज़रूर इंपॉर्टेंट होगा। हाल ही में गवर्नमेंट ने सेटअप किया था दो फंड्स जो कि जिनके नाम थे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इन दोनों फंड्स के लिए क्या एलोकेशन गवर्नमेंट लेती है, मार्केट तो ऐसी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये दोनों फंड्स को हायर एलोकेशन मिल सकता है इस बजट में। इसके बावजूद अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर, कोई बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी से अगर कोई फंड्स इशू करवाए जाते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और टैक्स फ्री बॉन्ड्स से पैसे अगर मार्केट से रेज किया जा सकता है तो ये इससे भी इंफ्रा स्पेस में फंडिंग को मदद मिल सकता है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म कंसिडर करने के लिए अभी जो टाइम पीरियड है वो करीब 3 साल का है। तो मार्केट की ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि ये 3 साल के पीरियड को 1 ईयर के पीरियड में 1 ईयर के पीरियड तक रिड्यूस किया जाए, सो दैट अगर आप 1 ईयर तक कोई इन्वेस्ट को होल्ड करते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, और इस कारण फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी फंडिंग मिल सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को। आखिर में जो मेजर बूस्ट होगी कंपनीज को इन इंफ्रा सेक्टर में, जो हायर कैपिटल एलोकेशन होगा उसके कारण, वो तो पहली आती है रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, फिर आती है कैपिटल गुड कंपनीज और पावर रिलेटेड कंपनीज। और इस सारे सेक्टर्स में अगर हम देखें तो एक मेजर कंपनी आती है L&T जिनका प्रेजेंस ये सारे सेक्टर्स में है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, पावर रिलेटेड और कैपिटल गुड्स में। उसके अलावा भी सीमेंट और स्टील और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज को भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है। अगर सीमेंट में आप देखते हैं तो जो मेजर कंपनीज है वो है अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा। सो ये कंपनीज है सीमेंट स्पेस में। स्टील में JSW, टाटा स्टील। सो इन कंपनीज को लगभग बेनिफिट हो सकता है अगर इंफ्रा स्पेस में ज़्यादा एलोकेशन मिलती है तो। राइट, बिल्कुल सौमीत। तो ये सारे अनाउंसमेंट्स के लिए वॉच आउट करना होगा। तो यानी रेलवे, एक बार अपने व्यूज़ को और बताते हैं, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, हाईवेज, रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, यानी अगर आपके देश में ये चीज़ें बनती हैं, इन पर खर्चा सरकार ज़्यादा करती है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कहा जाता है, तो वो एक अच्छा बूस्ट स्टॉक मार्केट के लिए माना जाता है। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, यानी सरकार इंफ्रा स्पेस पे एलोकेशन बढ़ा सकती है। तो वॉच आउट करना होगा इन सारे फैक्टर्स और इन सारी अनाउंसमेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट सेक्टर डिफेंस। हम सुनते हैं हमेशा डिफेंस सेक्टर खासा न्यूज़ में होता है, फोकस में होता है, सरकार का इस पर फोकस भी बहुत होता है। अभिषेक से एक बार समझ लेते हैं इस बार डिफेंस क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। अभिषेक बताएं।
जी प्रियंका, तो डिफेंस हर साल की तरह इस बार भी फोकस में रहेगा और हम देखते हैं कि जो लोकेशन का जो फिगर आता है वो बाकी सेक्टर से मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। पिछले साल तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन सरकार ने किया था और जिस तरह से ग्लोबल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चाइना को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ रही है, तो ऐसे हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस बार का जो एलोकेशन आएगा वो जाहिर तौर पर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आएगा। पिछले साल का जो एलोकेशन था प्रियंका, वो टोटल अगर हम बजटेड एलोकेशन की बात करें तो उसका करीब करीब 14% के आसपास का हिस्सा था। और अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स बाकी देशों का अगर देखेंगे प्रियंका, तो अभी हाल फिलहाल अमेरिका ने अपने डिफेंस बजट का एलोकेशन किया है, जापान ने किया है, ताइवान ने किया है और इन तीनों ही कंट्रीज ने डिफेंस पर जो एलोकेशन है अपना बढ़ाया है। इनफैक्ट अमेरिका का जो एलोकेशन है वो तो भारत के डिफेंस एलोकेशन का तकरीबन 10 गुना के आसपास का है। आप तो डिफेंस इसलिए भी फोकस में प्रियंका क्योंकि हमें ये देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा अभियान है या फिर मेक इन इंडिया को लेकर योजनाएं हैं, तो कहीं ज्यादा सबसे ज्यादा अगर फोकस है वो है डिफेंस को लेकर और सरकार लगातार जोर दे रही है कि कंपनियां स्वदेशीकरण करें या फिर देश में दूसरी कंपनियां भी आके यहां पर मैन्युफैक्चरिंग अपनी करें। हमने देखा था पिछले दिनों की जो डिफेंस में जो एफडीआई की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 49 से 74% कर दिया गया था ऑटोमेटिक रूट से। तो जाहिर तौर पर इस बार का जो बजट होगा उसमें हम देखेंगे कि सरकार आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इस पर अपना फोकस बनाए रखेगी। इसके अलावा जो एएनडी जो सेक्टर है यानी कि एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर, वहां पर हम देख सकते हैं कि उनके लिए थोड़ा ज्यादा आवंटन किया जाए और थोड़ा सा उनको और बूस्ट देने के लिए टैक्स में भी कुछ एग्जम्पशन दिए जा सकते हैं प्रियंका। इसके अलावा हम ये देखते थे कि जो टोटल कैपिटल आउटले था उसमें पिछले साल हमने 19% के आसपास की बढ़त देखी थी और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये जो बढ़त थी वो इस साल भी मेंटेन रखेगी और इसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि हम और ज्यादा बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कुल आवंटन जो है बजट का, उस पर सरकार जो एक आय कर रही है, जो एक स्ट्रेटजी बना रही है, जो 15% है उसका घरेलू कंपनियों से खरीदारी करने को लेकर, उनसे प्रोक्योरमेंट करने को लेकर खर्च हो सकता है। तो जाहिर तौर पर जो कंपनियां देसी हैं जो यहां पर डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं उनके लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। इसके अलावा हमने देखा है कि तमाम सेक्टर्स में, चाहे वो ऑटो हो, ईवी हो या फिर टेक्सटाइल हो, तमाम स्पेस में सरकार पीएलआई स्कीम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। और अब नजर होगी कि सरकार डिफेंस के लिए भी शायद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का यानी कि पीएलआई स्कीम का ऐलान करे और जो स्वदेशी निर्माता है, जो देसी कंपनियां हैं, उनको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित करे, इंसेंटिवाइज करके टैक्स देके। और साथ ही बाहर की जो कंपनियां हैं, क्योंकि अभी हम ज्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट के भरोसे और हमारा बहुत ज्यादा एक पैसा खर्च होता है डिफेंस से जुड़े जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हथियार है, गोला बारूद है, वो विदेशों से मंगाने पर, उसके चलते हमारे खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। तो सरकार का पूरा फोकस है कि कंपनियां अब यहां पर आके बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करें और देसी कंपनियों को भी बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं बजट में कि जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वहां पर 100% टैक्स हॉलिडे सरकार शायद इस बजट में अनाउंस कर दे, ऐसी उम्मीद करके चल रही है इंडस्ट्री। इसके अलावा एक और चीज है कि वो है कि जो नई कंपनीज जो डिफेंस में उतर रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनके लिए जो 15% की जो प्रेफरेंशियल टैक्स रेट जो है, उनकी मियाद जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। वो 2023 तक की है, उसको बढ़ा के और आगे करने का ऐलान किया जा सकता है। और सरकार जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं उनके लिए भी जीएसटी में भी कुछ राहत पर विचार कर रही है। तो शायद इसको लेकर कुछ रूपरेखा, शायद कुछ खाका, कुछ संकेत इस बजट में हमें वित्त मंत्री से मिलते हुए दिखाई दे। लेकिन जाहिर तौर पर चीन से लेकर जो खतरा जो पैदा हुआ, हमने देखा है कि तमाम स्टैंड ऑफ थे, डोकलाम विवाद हुआ था, उसके बाद लद्दाख में स्टैंड ऑफ था दोनों देशों के बीच में। तो अपनी नेवी को भी सरकार मजबूत करने का काम करेगी और मरीन है, ड्रोन है, वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट करियर, यहां पर ज्यादा बजट का अलोकेशन किया जा सकता है। कुछ हम स्टॉक्स का भी नाम लेंगे प्रियंका। एचएएल है, पारस डिफेंस है, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर या फिर बीएल, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो पिछले एक साल में करीब 25% से लेकर 50% के आसपास के रिटर्न्स दी हैं। तो इन स्टॉक्स पर भी लोगों को नजर बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि डिफेंस को लेकर निश्चित तौर पर बड़े ऐलान होंगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हर साल बजट का एक थीम होता है और लास्ट ईयर जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया।
और उसी की बात कर रहे थे अभिषेक कि इस साल देखना होगा क्या फोकस है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया ये फोकस है, ये थीम बहुत बड़ी है और डिफेंस में भी आपको ये प्ले आउट होती हुई दिखाई देगी और यहाँ एलोकेशन बढ़ सकती है, PLI स्कीम्स आ सकती हैं, तो वॉच आउट करना होगा इन सब चीज़ों के लिए। और कुछ स्टॉक्स भी जो आप देख रहे हैं, हमेशा आमतौर पर स्टॉक बजट आने से पहले बजिंग हो जाते हैं और यहाँ पर इंसेंटिव्स होते भी हैं, इनके लिए अनाउंसमेंट्स होती भी हैं, तो वॉच आउट करना होगा। PLI स्कीम की जब बात यहाँ हो रही है तो एक खास सेक्टर जिसकी PLI स्कीम को लेकर ऑलरेडी चर्चा बहुत है और उसके चलते हम देख रहे हैं उस सेक्टर में एक अच्छी खासी बज़ भी है, वो है टेक्सटाइल स्पेस। टेक्सटाइल स्पेस की किस तरह की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी टेक्सटाइल मेगा पार्क की भी बात हुई थी पिछले साल, समझ लेते हैं पूजा से। पूजा, इस बार क्या क्या अनाउंसमेंट्स होने की उम्मीद है? जी शुक्रिया प्रियंका। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर रहा है टेक्सटाइल भारत के लिए और आज से नहीं, काफ़ी समय से, काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। हम देखें तो स्वदेशी मूवमेंट के ही समय से लगातार फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से घरेलू टेक्सटाइल कारोबार को और ज़्यादा बूस्ट मिले और ज़्यादा निवेश यहाँ पर सामने आ सके। और जिस तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात अभी अभिषेक कर रहे थे, टेक्सटाइल के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है इस लिहाज से भी, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो भारत के एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल जो बड़े योगदान करने वाले सेक्टर हैं उसमें टेक्सटाइल का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। करीब 10 से 11% का कंट्रीब्यूशन अकेले टेक्सटाइल की तरफ से ही आता है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बड़े अनाउंसमेंट की बात की जा रही है। जो बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां हैं वो लगातार सरकार से ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो और थोड़ा आसान हो सके और उस फ्रंट पर कुछ राहत की घोषणा की बात की जा रही है टैक्स नीति को और आसान करने के लिए। दूसरा अहम जो होगा वो होगा कि मित्रा स्कीम जो लास्ट बजट में भी सरकार ने अनाउंस किया, उसके जरिए काफ़ी ज़्यादा रोजगार की भी बात की जा रही थी और अभी उस पर काम जारी भी है। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर ज़मीन के आवंटन को लेकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन मित्रा स्कीम से जुड़े इस बजट में भी उम्मीद की जा रही है कि उसके तहत या उसके अलावा जैसी कोई और भी स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अनाउंस हो सके, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। तीसरा अहम ये होगा कि कॉटन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इस सेक्टर के लिए, उसके प्राइस हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बढ़त देखी गई है। घरेलू मार्केट में रॉ कॉटन के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, तो इस कदम से भी घरेलू मार्केट में कॉटन के दाम स्थिर हो सके उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की बात की है। इनफैक्ट इंडस्ट्री ये भी मांग कर रही है कि वहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, तो इस फ्रंट पर कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर ये भी फोकस कर रही है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल पावर वो यूज़ करें अपने सेक्टर में, तो इसको बढ़ावा देने के लिए उस फ्रंट पर भी टैक्स इंसेंटिव कुछ अनाउंस हो सके सरकार की तरफ से, यहाँ पर भी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा FTA देश यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों से भी सरकार जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रक्रिया है वो आसान हो सके, तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि सरकार फोकस कर सकती है। अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ तो कुछ जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं जैसे कि अरविंद है, ट्राइडेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेस्टर्न इंडिया जैसी कंपनी जो कि पिछले एक साल में इनमें से कुछ कंपनियां करीब 200 से 400% का भी रिटर्न दे चुकी हैं, तो इन कंपनियों पर फोकस रखिए क्योंकि अगर कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऑलराइट पूजा, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब एक बार ऑटो स्पेस से समझ लेते हैं कि ऑटो स्पेस में किस तरह के अनाउंसमेंट्स पॉसिबल है, क्या यहाँ रिफॉर्म्स आ सकते हैं। तो जानते हैं हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, EV जो थीम है, क्लीन ग्रीन एनर्जी थीम को लेकर ऑटो स्पेस में क्या कुछ नई बसेस, क्या यहाँ पर नई पॉलिसीज आ सकती हैं। एक बार शरद से सारी डिटेल समझ लेते हैं। शरद बताएं, ऑटो स्पेस से क्या एक्सपेक्टेशन होगी? जी बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्जन जो अभी चल रहा है वो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और यहाँ पे देखें तो हमारे डिस्कशन में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक रहेगा, उनके जो बैटरी सिस्टम है ओवरऑल उनके मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या बेनिफिट्स होगी, और दूसरा होगा उनकी इंफ्रा सेटअप क्या रहेगी। तो अभी अनुमान है बजट में कि जो सरकार की जो ग्रीन व्हीकल पॉलिसी की तरह EV और EV इंफ्रा, इन दोनों सेगमेंट्स में जो है ज़ोरदार घोषणाएँ हो सकती है। अगर देखा जाए तो 2030 का एक टारगेट भी है, वहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 30% EV पेनिट्रेशन होनी चाहिए भारत में, और अभी लगभग अगर आंकड़े देखें तो 2 से लेकर 3% तक है। PLI स्कीम्स भी जो है आपके EV स्पेस में स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे जो एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल है
वहाँ पे 18,000 करोड़ का PLI स्कीम अनाउंस हो चुका है। ये जो बजट है यूनियन बजट है, लेकिन जो स्टेट के जो पॉलिसीज़ है वहाँ पे भी लगभग 25 से ज़्यादा स्टेट्स के अपने EV पॉलिसीज़ रोल आउट हो चुके हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस की घोषणा है सबसे पहले रहेगी कि जो लो एमिशन मोबिलिटी इंफ्रा है, जो आप इंफ्रा चार्जिंग स्टेशंस लगाते हैं आपके पेट्रोल पंप्स में या शहर में या रेसिडेंशियल हाउसेज में, उसके लिए इंसेंटिव्स मिला जाए, सब्सिडीज़ मिला जाए गवर्नमेंट के लिए, ये एक एक्सपेक्टेशंस है। और दूसरा है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी से बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इंपोर्ट होते आते हैं आपके EV स्पेस में, उन पे एक रिडक्शन लगा जाए। और इसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि टेस्ला के भी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी जो है उनके जो फाउंडर है एलन मस्क ने भी जो कहा था और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी जो है अप्रोच किया था। तो बजट में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फेम 2 पॉलिसी है जो एक टारगेट रखा है। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो 7,000 ई-बसेस, 5 लाख जो 3 ई-व्हीलर्स हुए, 10 लाख 2 व्हीलर्स, इनकी जो है योजना है बनाए जाए। और अगर आंकड़ों की बात करें तो जो टोटल रजिस्ट्रेशन है लगभग 8 लाख हो चुका है। तो फेम 2 की जो पॉलिसी है उसमें क्या रिवीजन होगी इस बजट में, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ का कैपिटल आउटले था पहले वाले स्कीम में, लगभग 8,600 करोड़ आपके इंसेंटिव्स के लिए था, आपके सेंट्रल स्टेट इंसेंटिव्स के लिए, और जो 1,000 करोड़ है वो आपके चार्जिंग इंफ्रा पे था। तो इस पे जो है बहुत सारी उम्मीदें लगे हैं और कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे जो इंफ्रा चार्जिंग का जो थीम पकड़ेंगे तो ABB पावर हुए, टाटा पावर हुआ। और अगर आप इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में बात करें तो JBM ऑटो और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, ये सारे स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज जो EV स्पेस में जो है ऑपरेट कर रहे हैं वो स्पेशली गैब्रियल इंडिया हुए, ग्रीव्स कॉटन हुए, FIAB इंडस्ट्रीज हुए, इन पे भी फोकस रखा जाएगा। और उसके अलावा जो बैटरी स्टॉक्स हुए और केमिकल्स हुए उस पे भी जो है फोकस रहेगा। अब ऑटो सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स रहेगा वहाँ पे सबसे पहले ऑटो पार्ट और 2 पहिए के जो सरकार के GST की राहत के देने का अनुमान है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके जो इंटायर इंडस्ट्री की जो 2% सेस है उसे भी हटा दिया जाए और मोस्ट ऑफ द जो पार्ट्स हैं उनको जो है लगभग 18% के कैटेगरी में ले आया जाए। इसके अलावा जो एक यूनिफॉर्म जो GST की जो मांग है उस पर फोकस रहनी चाहिए ऑटो पार्ट्स पे। और इसके अलावा स्क्रैपेज पॉलिसी भी फोकस में रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बेहतर ढंग से जो है उसको लागू करानी होनी चाहिए, जो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एटलीस्ट ये मांग है इस सेगमेंट के लिए। और याद रखिएगा कि ये जो ओवरऑल जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं अगर ये नहीं पास करते हैं और स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण, तब कमर्शियल व्हीकल्स में एक प्रॉब्लम आ सकता है स्क्रैपेज पॉलिसी द्वारा। तो उसमें एक क्लैरिटी का एक्सपेक्टेशंस है। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि एक्सपोर्टर्स की भी है, तो वो भी जल्द जो है डिमांड रिफंड की जो है घोषणा कर सकते हैं। तो वो रिफंड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और आखिर में डिप्रिसिएशन स्कीम, इस पे भी जो है बढ़ाकर जो FY23 है उस पे विचार किया जाएगा, तो उससे क्या है ज़्यादा डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो EV थीम पे ज़्यादा फोकस रहेगा ऑटो सेक्टर का इस बार। ठीक है, बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इनफैक्ट हमारी सारी रिसर्च टीम हमारे साथ बनी हुई है, डिफरेंट सेक्टर्स पर क्या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और किस तरह के अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, ये सारा इस स्पेशल शो में आपने देखा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन 18 आवर्स प्रदेश पर मार्केट एक्शन लगातार बना हुआ है। नमस्कार।